हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है गवर्नमेंट फाइनेंसेस। यहाँ पे हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या फाइनेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल पॉलिसी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके साथ साथ हम जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। चलिए let's begin the video। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार ये फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, आप जैसे ही अपना चैप्टर नंबर 23 देखोगे वहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले ऊपर आपके हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी। तो सबसे पहले देखो, आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो है, आप देखोगे कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं करती है। तो अब देखो, जब भी हमें कोई पैसा वगैरह कमाना होता है तो हमें क्या करना है, हमें पैसा कमाने के लिए हमें सिंपली कोई जॉब ढूंढनी पड़ती है, कोई काम करना पड़ता है, तभी हम पैसे कमा सकते हैं। पर गवर्नमेंट तो कोई बिजनेस नहीं करती, तो इसका मतलब गवर्नमेंट फिर पैसा भी नहीं कमा सकती। हैंस तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को मनी तो चाहिए ना। ठीक है, ताकि वो लोगों पर खर्च कर सके, और मनी जो है स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए इन टर्म्स ऑफ उसकी गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नेशनल प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनी किसके थ्रू रेज करती है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है। आपके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आता होगा कि गवर्नमेंट, हम पूछते हैं ये क्या है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो अपना पैसा है वो टैक्सेस के थ्रू कमाती है। आपने सुना होगा इनकम टैक्स वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो टैक्सेस बेसिकली जो इनकम टैक्स है, जो आपका जीएसटी है। अब आप अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना तो परेशान नहीं होना है, आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये टैक्सेस होते हैं इनके थ्रू ही गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और गवर्नमेंट उसी पैसे को जब पब्लिक पे खर्च करती है, और उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछेगा आज के बाद कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, तो फिजिकल पॉलिसी वही होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज रेज करती है और लोगों पे खर्च करती है, उसी को हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पे गवर्नमेंट, एक ऐसी राजनीति है यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसके पास पैसा कहाँ से आएगा और कितना पैसा वो कहाँ पे खर्च करने वाली है, उसी नीति को हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फिजिकल पॉलिसी के, अगर आप इसको समझेंगे ध्यान से कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है फिजिकल पॉलिसी के, तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का वो ये है कि फिजिकल पॉलिसी ये इंश्योर करना चाहती है कि जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हो रहा है, हम नेशनल प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या है कि हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग खर्चा किया जा रहा है ना। ठीक है, तो इससे क्या हो, जो भी खर्चा किया जा रहा है वो लोगों के जो वेलफेयर है, ठीक है, लोगों की वेलफेयर को बूस्ट करे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, उससे क्या हो, लोगों का वेलफेयर इंश्योर किया जाए। दूसरा, जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ठीक है, उससे कभी भी प्राइस राइज की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। देखो, एक प्राइस सेट किया जाता है हमारे यहाँ पे 4 + -2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई आपकी 6% होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर कम होगी तो कितनी होनी चाहिए, 2%। ठीक है, तो कम से कम हमारी महंगाई 2%, और अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो 6%। ठीक है, तो ये 4 + -2 का रेशो हमने जो है वो सेटअप किया है। तो हम ये भी इंश्योर करते हैं फिजिकल पॉलिसी के थ्रू कि प्राइस राइज की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ ही हम ये भी कोशिश करते हैं फिजिकल पॉलिसी के थ्रू इंश्योर करने की कि जो हमारे एक्सपेंडिचर, जितना हम खर्चा कर रहे हैं रेज्ड एंड स्पेंड एक्सपेंडिचर में, वो एफिशिएंट रहना चाहिए। ठीक है, हमें कोशिश करनी है फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है कि जो वेस्टफुल खर्चा है वो कम से कम हो। उसके साथ साथ जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट लगाती है, जिसके थ्रू टैक्सेस के थ्रू अब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो इससे थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्सेस हम उन्हीं लोगों पे लगाते हैं जो अमीर है। मतलब हम जो टैक्सेस है ना वो अलग अलग कैटेगराइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करती है फिजिकल पॉलिसी के थ्रू कि अगर हम टैक्सेस लगा रहे हैं लोगों पे तो वो बर्डन ना क्रिएट करे कॉमन लोगों पे। ठीक है, इससे ये इंश्योर किया जाता है। साथ साथ में फिजिकल पॉलिसी का ये भी एम होता है कि जो टैक्स गवर्नमेंट लगाए वो जस्ट होना चाहिए और हेल्प करे जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं उनको रिड्यूस करने में। आपको पता है कि जो हमारा टैक्स है वो 12 लाख से, अभी जो बजट आया उसमें क्या बोला कि 12 लाख से जिनकी ऊपर इनकम है वही लोग टैक्स पे करेंगे। उससे जो
कम कमाते हैं उनको टैक्स पे नहीं करना है। तो इसका मतलब जो 12 लाख से अब कमाएंगे वही टैक्स पे करेंगे, उससे लो वाले लोग नहीं करेंगे। तो यानी कि वो लोग जो हैं वो थोड़े से मिडिल क्लास हैं या पुअर लोग हैं, तो जो इससे अवब हैं वो थोड़े से रिच लोग हैं, तो वो टैक्स पे करेंगे। वही टैक्स गवर्नमेंट लेकर उससे थ्रू जो पुअर लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह बना के देगी। तो इससे क्या होगा, जो इनकम इनइक्वालिटी है, रिच एंड पुअर गैप जो वाइडन हो रहा है, उसको रिड्यूस करने में भी हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से अपनी पॉलिसी को लेके चलती है। उसके साथ साथ जो इकोनॉमी वेलफेयर, गवर्नमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो इकोनॉमी है उसका भी वेलफेयर हो। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया के। अब अगर हम समझें आगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अब। ठीक है, अब देखो मैंने ना यहाँ पे आपके सामने फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको ना ये बुक में जिस तरीके से लिखा है थोड़ा सा आपको समझ में कम आ सकता है, लेकिन मैंने ये फ्लो चार्ट बना के थोड़ा सा आपको इजी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप लोग इजीली इसको ग्रास्प कर लें और समझ लेंगे क्या है इस पूरे जो पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर को समझने की कोशिश करो कि क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, सिंपली जो भी हम खर्चा कर रहे हैं हिंदी में लिख देती हूँ, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, पब्लिक का मतलब है लोगों पे। ठीक है, जो भी लोगों पे खर्चा होगा, यानी कि जो भी सरकार खर्चा करेगी लोगों पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो भी एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खर्च करती है लोगों पे, वही है हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब देखो समझने की कोशिश करना कि 2016 और 17 में क्या था ना, 2016 टू 17 तक क्या था कि गवर्नमेंट ने अपनी जो एक्सपेंडिचर थे, अपने जो खर्चे थे, वो दो तरीके से डिवाइड किए थे। और मैं ये आपकी बुक पे ही लिखा है, इसी तरीके से मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो दो तरीके के खर्चे गवर्नमेंट ने डिवाइड करके रखे थे। एक गवर्नमेंट ने प्लान करके रखे होते थे खर्चे, दूसरे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किए हैं बट वो गवर्नमेंट के होंगे। ठीक है, तो दो तरीके के एक्सपेंडिचर थे, एक प्लान एक्सपेंडिचर था, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था। अब प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट को पता था कि गवर्नमेंट को कौन कौन से एरिया में जो है पैसा लगाना है। ठीक है, तो प्लान एक्सपेंडिचर में क्या था, गवर्नमेंट को पता था कौन कौन से सेक्टर्स में उसे पैसा खर्च करना है, उसने पूरा डिसाइड करके रखा था। और आपको मैंने ना चैप्टर पढ़ाया था प्लान इकोनॉमी वाला, जहाँ पे हमने बहुत से प्लान, फर्स्ट ईयर प्लान, सेकेंड ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, इस तरीके से हमने प्लान्स कवर किए थे पिछले चैप्टर्स में। आई होप आपने वो चैप्टर देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी ना 2016-17 तक उन्हीं प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रही थी। लेकिन जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, ठीक है, उसके बाद से हमारे जो प्लान्स हैं वो बंद हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट जो है, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था 2015 में, उसको भी रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया है उसको भी। ठीक है, तो अब वहाँ से हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता था, जहाँ पे गवर्नमेंट को पता है, जहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके से खर्चा करती थी, जो प्लान था उसको पता इतना खर्चा होना है, इतने इतने डिफरेंट सेक्टर्स में हम पैसा लगाने वाले हैं। और इसमें हमारे जो खर्चे थे वो दो तरीके के होते थे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों टर्म्स आपके लिए समझना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो पढ़ने हमने वो पढ़ने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने बता दिया आपको होता है खर्चा। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, अब ये समझेंगे हम। अब जब भी गवर्नमेंट क्या करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नोट कर लो अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, हमारा असेट क्रिएट होता है। अभी तक आपको असेट क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ाया है। तो नहीं पढ़ा है जिसने तो अभी बता देती हूँ। असेट होता है जिस चीज़ को हम ओन करते हैं, जो चीज़ हमारी है। जैसे ये मोबाइल फ़ोन ये मेरा है तो ये मैं बोलूँगी ये मेरा असेट है। अगर कोई मेरी बुक है वो मेरी है तो वो क्या है, मेरा असेट है। अगर मेरा घर वो भी मेरा असेट है। ठीक है, इस तरीके से असेट क्या होता है, जो चीज़ आपकी है, जो आप ओन करते हो, दैट इज नोन एज असेट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये, तो उससे क्या होता है, हमेशा इकोनॉमी में क्या क्रिएट होता है, असेट्स क्रिएट होता है। आपकी बुक में भी लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट्स द क्रिएशन ऑफ असेट्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, मतलब असेट क्रिएट होगा कैसे। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा किया, गवर्नमेंट ने
पैसे लगाए और एक रोड बना ली, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने रोड बना ली, पहले वहाँ से हम ट्रेड करते थे तो ट्रेड प्रॉपरली हो नहीं पाता था, बहुत ही रोड ही नहीं थी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हमें वो होता था, हम फाइनली वो प्रॉपर नहीं कर पाते थे, प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पाते। अब एक अच्छी बेहतरीन रोड बनी है, अब दूर दूर से लोग वहाँ, मतलब रोड अच्छी है तो ट्रेड करने के लिए आएंगे। इससे क्या होगा, इससे ग्रोथ होगी ना, ओबियसली ग्रोथ होगी, दूर दूर से लोग आएंगे, उनको पता चलेगा हाँ रास्ता अच्छा है, तो अभी डेफिनेटली जो है बूस्टअप होगा। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो आपको याद रखना है कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उससे कोई ना कोई असेट क्रिएट होगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा होता है, मतलब इससे जो है ग्रोथ होती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का खर्चा तो होता है और गवर्नमेंट का हैवी खर्चा होता है इस पर इससे क्या होता है, ग्रोथ भी होती है। तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, असेट क्रिएट होता है, और दूसरा है ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और बहुत ज़्यादा इनको मतलब ये आसानी से समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब सुनो क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने पढ़ा लिया, खर्चा होता है, और रेवेन्यू क्या होता है। अब ऐसा खर्चा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जो बार बार होता है, ठीक है, जो रैकरिंग है, रिपीट होता है हर महीने। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अब गवर्नमेंट का क्या आ गया, जैसे गवर्नमेंट को अपने जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी मंथली हर मंथ देनी है, हाँ देनी है। तो हर मंथ ये रैकरिंग रिपीट हो रहे हैं ना, गवर्नमेंट को जून में अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, जुलाई में फिर से देनी है, मतलब ये खर्चा आप इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब ये ऐसा खर्चा है जो होना ही होना है। तो वो हमारा कौन सा आ गया, वो आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको समझ में आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब आपको दोनों एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। आपकी बुक में कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल भी दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि गवर्नमेंट ने एक पावर प्लांट सेटअप किया, तो वो किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होता है जो हर महीने होने हैं, ठीक है, रैकरिंग है, जैसे सैलरीज हो गई, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी वगैरह हो गई, वो हमारे क्या आ जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप समझो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर समझ लिया, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में हमने ये वाला पोर्शन समझ लिया, ये वाला, ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये पूरा हमने क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, 2016-17 तक जिस तरीके से वर्क होता था, ठीक है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। अब क्या होता था, अब जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपका आता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक मिनट, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जिसको गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया है, ना ही 5 ईयर प्लान में शामिल किया है, ठीक है। और ये जो है, ये खर्चा भी आपका रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। इंडिया में जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो कितना होता है, 70% है, ठीक है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कितना, 70%। और जो हमने प्लान करके रखा होता है कि हमें इतना खर्चा करना है, तो जो प्लान है वो 30% होता था, और जो नॉन प्लान है वो 70% खर्चा होता था, ठीक है। अब जो हाईएस्ट एक्सपेंडिचर है वो हमारा कौन सा है, नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा है, नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है खर्चा होता है, और उसके लिए हमें कितना खर्चा देना पड़ता है, 63% 70 में से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अब देखो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या कौन कौन से आपके खर्चे आते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट पेमेंट, मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोई लोन लिया है, ठीक है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना है, तो वो आपका नॉन प्लान में आ जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडीज देती हैं, जो गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्चा करती है वो सारा का सारा आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पे आता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज और डिफेंस में जो भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी वो आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखो ये आपके हो गए कौन से, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो एक्सपेंडिचर इसमें होता है
और ये जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करती है इनको बोलते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन, और इससे कोई भी असेट क्रिएट नहीं होता है। मान लो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया, सब्सिडीज दी, डिफेंस पे खर्चा किया, इससे कोई भी असेट क्रिएट हुआ गवर्नमेंट के पास। तो ये दूसरा पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इससे कोई भी असेट क्रिएट नहीं होता, नो असेट आर क्रिएटेड, ठीक है, इससे कोई असेट आपके जो है क्रिएट नहीं होंगे। बट अब आज के टाइम पे देखो गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है। ये तो मैंने बताया कि आपका 2016-17 तक गवर्नमेंट इस तरीके से वर्क करती थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट आज के टाइम पे नाउ डेज, ठीक है, आज के टाइम पे गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है ये मैं बताती हूँ आपको, आज के टाइम पे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अब आज के टाइम पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम स्कीम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कि गवर्नमेंट कोई स्कीम्स ला रही है, ठीक है। और ये स्कीम्स जो हैं ये क्या है, ये स्कीम्स एक साइजेबल पोर्शन है टोटल एक्सपेंडिचर का, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स ला रही है उनको दो कैटेगरीज में बांट के रखा है। एक हमारे पास जो स्कीम्स आती हैं वो है, हमारे पास देखो दो तरीके की स्कीम्स है यहाँ पे। एक जो स्कीम्स आती हैं वो है हमारी CSS, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और दूसरी जो स्कीम्स आती हैं वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब इनमें भी CSS ही लिख दो इनको भी, बट ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब इसमें सारा का सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट देगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन जो ये है इसमें आधा स्टेट गवर्नमेंट करेगी और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो जो ये स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है इनको इसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 3 स्कीम्स कौन कौन सी है, एक तो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स है, दूसरी कोर स्कीम्स है, तीसरी मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पूरी तरीके से जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा फंड जाता है, ठीक है। और जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं वो सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ जो कोर स्कीम्स है उसको हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों फंड करते हैं, किस रेशो पे, 60-40। 60-40 का मतलब क्या होता है, 60-40 रेशो का मतलब होता है कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी और 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी, ठीक है। उसके साथ साथ ही 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 3 जो हिमालयन स्टेट है उनका रेशो क्या रखा है, 9-10, 90 और 10। 90-10 का मतलब है कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी और 10% जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी, ये इसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है रिसिप्ट्स बाय द गवर्नमेंट। अब कौन कौन सी रिसिप्ट है, रिसिप्ट का मतलब एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कमेंट में लिखो, अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो कमेंट में जल्दी से लिखना कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। अब आपको रिसिप्ट का मतलब पता चलने जा रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रिसिप्ट यानी कि एक्सपेंडिचर था कि गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे थे, रिसिप्ट यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसिप्ट्स क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। अब गवर्नमेंट को अपनी जो है अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए ना, जिसके थ्रू वो क्या कर सके, जिसके थ्रू वो एक्सपेंडिचर कर सके। एक्सपेंडिचर तो खर्चा तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसे हों, जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम क्या ही खर्च करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो रिसिप्ट क्या होता है, मतलब जो गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं और किस किस बेसिस में पैसे आते हैं। तो यहाँ रिसिप्ट्स भी 2 प्रकार के हैं, जैसे एक्सपेंडिचर 2 प्रकार का है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे ही रिसिप्ट्स भी 2 प्रकार के हैं, रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब इन दोनों में भी फर्क है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इसमें जो है गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट नहीं होती है। और यहाँ पे पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टैक्सेस से। कहाँ से आता है, गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगाती है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, उससे थ्रू जो है गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो उसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा आता तो है पर गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब इसको समझना ध्यान से, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, ठीक है, जो हमारे लोन, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में आपके लोन्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट ने लोन लिया, अब गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ गया, अब हमें लगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। जब हम, अब आप ध्यान से सोचोगे, जब हम किसी से लोन लेते हैं या पैसे उधार में देते हैं तो हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उस पैसे को वापस करें। गवर्नमेंट के पास पैसा तो आया लेकिन गवर्नमेंट को ये पैसा वापस भी करना है, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उसके पास लोन की फॉर्म में पैसे आए हैं,
कहीं से भी पैसे आए गवर्नमेंट को क्या करना है, उन पैसे को पे करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये कैपिटल रिसिप्ट, मतलब दो तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट से, एक कैपिटल रिसिप्ट से। पर रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, बट इसमें जो है गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट में पैसे कितने आते हैं, जो हमारे टोटल रिसिप्ट्स में से सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, हमें 90% पैसा आता है हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में से, और 10% पैसा आता है कैपिटल रिसिप्ट्स में से। ये डिफरेंस हमने देख लिया। इसका मतलब ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, ज़्यादा पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट से आता है और कैपिटल रिसिप्ट से थोड़ा कम पैसा आता है। उसके साथ साथ ही अब हम देखें तो हमने पढ़ा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस से। तो अब हम पढ़ेंगे टैक्सेस को। ठीक है, क्या होते हैं टैक्सेस। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के टैक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है आपके लिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज़ें। तो दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दोनों को आराम से समझेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए कि क्या होता है टैक्स और क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जहाँ पे सब्जेक्ट जिस पे टैक्स लग रहा है, मतलब पर्सन जिस पे टैक्स लगेगा वो आइडेंटिफाइबल होता है कि उसको टैक्स देना है, और यहाँ पे टैक्स बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। मान लो मेरी इनकम जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है सरकार को। अब यहाँ मेरा बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, यानी कि टैक्स मुझे ही पे करना है, किसी और को पे नहीं करना है वो टैक्स। ठीक है, तो मैं आइडेंटिफाई हूँ कि ये पर्टिकुलर पर्सन इनकम टैक्स देगा तो देगा। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जहाँ पे सब्जेक्ट जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको टैक्स देना है, और टैक्स बर्डन को यहाँ पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट टैक्स में। और डायरेक्ट टैक्स के जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आपके हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये क्या है आपको पूछे डायरेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से जो है डायरेक्ट टैक्स है। तो ये मैंने तभी आपके लिए लिख के लाया है कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, दीज टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ कम टू द इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस, यहाँ पे क्या होता है जो सब्जेक्ट है वो आइडेंटिफिकेबल नहीं होता है। ये टैक्स किसी पे भी लगा जा सकता है और इसमें टैक्स बर्डन को शिफ्ट भी किया जा सकता है। अब इसको ध्यान से समझना। मान लो जो हम किसी दुकान में गए, हमने किसी कुरकुरे का पैकेट ले लिया या फिर हमने कुछ सिंपल चिप्स वगैरह कुछ भी ले लिया। ठीक है, अब चिप्स अमीर पर्सन भी लेता है, गरीब भी लेता है, मतलब दोनों ले सकते हैं। तो जो चिप्स है वो 5 रुपये की पड़ी, मुझे भी 5 रुपये की पड़ेगी, या फिर मेरे से कोई लो है उसको भी 5 रुपये की पड़ेगी, या मेरे से कोई अमीर पर्सन है उसको भी वो चिप्स 5 रुपये की पड़ेगी। यानी कि इसमें जो है मतलब अमीर और गरीब से जो है इक्वली पे किया जा रहा है, गरीब और अमीर इक्वली पे कर रहे हैं 5-5 रुपये। यानी कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेबल नहीं है, मतलब गरीब पे भी लग रहा है अमीर पे भी, हमें पता नहीं है किस पर्सन पे टैक्स लेना है। जो कुरकुरे चिप्स या कुछ भी लेगा उस पर ही टैक्स लगेगा, है ना। तो जिसने लिया तो उस पर लग गया, तो सब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई नहीं है। और इसमें वर्डन शिफ्ट भी हो सकता है। मान लो उसको किसी गरीब ने ले लिया तो वो उससे टैक्स वो पे करेगा, मान लो उसको किसी अमीर ने ले लिया तो वो पे करेगा। ठीक है, तो टैक्स बर्डन यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकता है, बट डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। समझ में आया आपको। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये जो है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्या है एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर आप समझोगे तो जो 55% जो टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है वो कहाँ से आता है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कितना कंट्रीब्यूट करता है 55%, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट करता है 45%। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रेशो है वो आता है इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टैक्सेस लगाती है एंड एट दी सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं टैक्सेस को कलेक्ट भी करती है। ठीक है, जैसे वो टैक्स कौन कौन से आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है उसको लगाती भी है। वो है हमारे इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। ये 4 टैक्स ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा रही है। बट कुछ ऐसे टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है बट उसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जैसे कि हमारे
जो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि जो स्टेट्स के बीच से गुजरे गुड्स उनके ऊपर जो टैक्स लगा, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया पर उसको स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया। और बाकी और टैक्सेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है, वो है हमारे सेल्स टैक्स, ऑक्ट्री, म्यूनसिपल टैक्स, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है। ये हमारे सारे 4 टैक्सेस आ गए। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि फाइनली ये टैक्सेस तो हमें समझ में आ गया, अब जो टैक्सेस से पैसा कलेक्ट किया वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो उसको डिवाइड करने की पावर होती है हमारे फाइनेंस कमीशन के पास। किसके पास होती है? फाइनेंस कमीशन के पास, ठीक है। अब सभी बच्चे जिन्होंने भी इंडियन पॉलिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो जाएंगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखना, और जिनको नहीं भी आता है वो भी फाइनली सर्च करके पता करें कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। आपका एक चैप्टर वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत का ये एक चैप्टर है फाइनेंस कमीशन, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो भी पढ़ लें, और आपके यहाँ पे भी काम आ रहा है, ठीक है। तो आप बताओगे कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन ही क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से जो रेवेन्यू गवर्नमेंट ने लिया है उसको किस तरीके से सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या शेयर किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन जो है वो 2 जनवरी 2013 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 14th, ठीक है। और इसके चेयरमैन थे जो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर हुआ करते थे, वाई.वी. रेड्डी। और जो रिकमेंडेशन थी इस कमीशन की वो 2015 में हमें देखने को मिली थी, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक और हमारे पास टर्म आती है सरचार्ज और सेस, ठीक है। ये भी हमारे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं कि सरचार्ज और सेस क्या होता है। अब देखो यहाँ पे 2 एडिशनल टैक्सेस होते हैं, एक होता है सरचार्ज, एक होता है सेस, ठीक है। सरचार्ज क्या होता है? ये ऐसा टैक्स होता है जो कि टैक्स के ऊपर टैक्स पे करना होता है, यानी कि ऑलरेडी टैक्स हमारा 100 था, ठीक है, और प्लस हमें 5% और टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं सेस, ठीक है। यानी कि टोटल टैक्स हमारा कितना पे हुआ? 105, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेस, ठीक है। और सरचार्ज, सॉरी सेस बोल रही हूँ, सरचार्ज बोलते हैं, ठीक है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। तो यहाँ पे आपकी बुक पे लिखा हुआ है सरचार्ज इम्पोज फॉर एडिशनल रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग एडिशनल परसेंटेज ऑन द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल, ठीक है। सरचार्ज जो टैक्स था आपका 5% था, जो आपने टैक्स पे किया था वो 100 था, तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है? 105। सेस भी उस तरीके से ही एक टैक्स है, ठीक है, आपको वो भी एडिशनली पे करना पड़ता है, बट इसमें एक ही आपके पास क्या आती है, एक ही जो है इसमें डिफरेंस है, वो ये है कि जो भी सेस में हम मनी कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो सेस में हमें मनी कलेक्ट करनी है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए करनी है। क्या करनी है? स्पेसिफिक पर्पस के ऊपर, यानी कि जो भी पैसा अगर हमने वहाँ से कलेक्ट किया, तो अगर वो एजुकेशन पर्पस के लिए हमने कलेक्ट किया तो वो एजुकेशन पर्पस के लिए हम कलेक्ट करेंगे और एजुकेशन पे ही उसको यूज़ करेंगे उस पैसे को, ठीक है। आया समझ में बात कि उसको एजुकेशन पे ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो सेस में है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सरचार्ज में ऐसा कुछ नहीं है। सरचार्ज में जो है एडिशनल टैक्स आपको आपके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के कंपोनेंट्स होते हैं अदर देन द टैक्सेस, वो डिविडेंड्स होते हैं जिनको क्या करती है, रिसीव किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। कहाँ से? पब्लिक सेक्टर, जो इंटरेस्ट पे किया स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेट्रा, यहाँ से जो भी पे किए जाते हैं टैक्सेस के अलावा जो भी उनके पास गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं? शेयर करते हैं। सिमिलरली जो गवर्नमेंट के जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, इसमें गवर्नमेंट के कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या आती हैं? आपके लोन्स आगे मैंने आपको पढ़ाया था, कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आते हैं? लोन्स आते हैं, ग्रांट्स आते हैं, असिस्टेंट्स जो कि गवर्नमेंट ने रिसीव की, ये सारे किसमें आ गए? आपके कैपिटल रिसिप्ट्स में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में अदर देन टैक्सेस, ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं, अब यहाँ पे हमें एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। ये है आपका 23.6, जिनके पास 11th एडिशन है उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 23.6 टॉपिक है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है? देखो हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ से होते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, हमें ये समझ में आ गया। अब हमारे काफ़ी ज़्यादा डाउट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं इकोनॉमी को लेके। लेकिन आपने देखा कि जो टैक्सेस हैं
वो कुछ हर एक क्वार्टर के एंड में गवर्नमेंट के पास पहुंचते होंगे, लेकिन जो खर्चा है वो तो रोज डेली गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, रोज गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ लेना पड़ रहा है, या गवर्नमेंट के ऊपर जो खर्चा है वो डेली बेसिस पे हो रहा है, बट जो उसकी इनकम है, ठीक है, वो काफ़ी उसको लेट देखने को मिल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों के बीच में गवर्नमेंट टेम्पररी मिसमैच आ जाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स आए, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आना था और जो एक्सपेंडिचर है उनमें मिसमैच आ गया, ठीक है, और उस मिसमैच को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक टेम्पररी ड्राफ्ट इशू करता है, और उसमें किसके थ्रू वो ओवरड्राफ्ट इशू किया जाता है, बेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने दिन के लिए चलती है, 90 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 90 डेज के लिए। और जो अमाउंट ओवरड्राफ्ट के लिए पे किया जाता है वो है 20,000 करोड़। कितना है, 20,000 करोड़, ठीक है, अप्रैल से सितंबर तक, ठीक है, और उसके बाद 6,000 करोड़ जो है अक्टूबर से मार्च तक। इस तरीके से जो है ओवरड्राफ्ट इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कोई मिसमैच आ जाता है तो। आई होप आपको बेस एंड एडवांसेस का भी कॉन्सेप्ट समझ आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है इसको जब भी कोई मिसमैच आता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये लेक्चर है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।